हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है प्रीमियम कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वेद पुराण कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विदेशी खातों के अलावा अन्य साहित्य केवल उपलब्ध साहित्यिक स्रोत हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्गठन करते हैं। दूसरा, पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खननों के अलावा पुरालेख, मुद्राशास्त्री और स्थापत्य अवशेषों जैसे पुरातात्विक स्रोत भी प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में मदद करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या फिर डी. न तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्राचीन भारतीय साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जो भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में मदद करता है। पहला, प्राचीन साहित्य प्रकृति में धार्मिक है और इसमें बिना किसी कालक्रम के अतिरंजित पौराणिक कहानी शामिल है, यानी पौराणिक और महाकाव्य साहित्य। दूसरा, बड़ी संख्या में शिलालेख, सिक्के और स्थानीय इतिहास लेखन की दिशा में एक प्रयास का संकेत देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या फिर डी. ना तो एक और ना ही दो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपलब्ध वैदिक साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वैदिक साहित्य मुख्य रूप से चार वेद यानी ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद पूरी तरह से एक अलग भाषा में है, जिसे वैदिक भाषा भी कहा जा सकता है। दूसरा, वैदिक साहित्य की शब्दावली में अर्थ की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और कई बार व्याकरणिक उपयोग भी भिन्न होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, पाणिनि की अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में व्याकरण पर पुस्तक सूत्र आदेशों में लिखने की एक उत्कृष्ट कला की अंतिम परिणति है, जिसमें प्रत्येक अध्याय सटीक रूप से परस्पर जुड़ा हुआ है। दूसरा, ब्राह्मण समाज की वैदिक जाति व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करते हैं। तो ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। उस सही भाषा का चयन करें जिसमें जैन और बौद्ध साहित्य लिखा गया था। ए. प्राकृत, बी. पाली, सी. संस्कृत, या फिर डी. ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक और बी दोनों। धर्मसूत्रों और स्मृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ग्रंथों को आम जनता और शासकों के लिए नियम और कानून माना जाता था। दूसरा, धर्मसूत्रों और स्मृतियों को आधुनिक अवधारणा में प्राचीन भारतीय राजनीति और समाज के लिए संविधान और कानून की किताबें भी कहा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. केवल एक, बी. दोस्तों यहाँ पे ये केवल दो है लिखा है। बी. केवल दो, सी. एक और बी दोनों, या फिर डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ही इसमें सही हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य कला पर एक पुस्तक है जो गुप्त काल में लिखी गई थी। दूसरा, अर्थशास्त्र ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में लिखा गया था कौटिल्य द्वारा, जिससे राज्य शिल्प पर लिखने और पढ़ने की परंपरा प्रकट हुई, क्योंकि कौटिल्य स्वीकार करते हैं क्षेत्र में अपने पूर्ववर्तियों के प्रति उनका ऋण। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल दो। निम्नलिखित में से किसने मुद्रा राक्षस नाटक राजा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण का वर्णन लिखा है? ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, या फिर डी पाणिनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किसने मालविकाग्निमित्रम लिखा है? ए पुष्यमित्र शुंग, बी बाणभट्ट, सी कौटिल्य, या फिर डी कालिदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कालिदास। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संगम साहित्य में दक्षिण भारत के कई राजाओं और राजवंशों का वर्णन है। बी संगम साहित्य में उत्तर भारत के कई राजाओं और राजवंशों का वर्णन है। सी संगमा कई प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरचित विभिन्न समय के कवियों के समूह की कविताओं का संकलन है, या फिर डी बी और सी दोनों। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संगम साहित्य में उत्तर भारत के कई राजाओं और राजवंशों का वर्णन है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो उसे भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।